नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आवाज़ आपको आ रही होगी और सब्जेक्ट आप देख ही रहे हैं। सब्जेक्ट अपन चालू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। मैथ और रीजनिंग तो आपकी है रनिंग में, तो एक सब्जेक्ट अपन को और स्टार्ट करनी है, वो है आज पॉलिटिकल साइंस। इसके अपन चालू करेंगे एमसीक्यूज और एमसीक्यूज की पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें 1000 क्वेश्चन होंगे आपके। इन 1000 क्वेश्चनों में आपकी पूरी पॉलिटिकल साइंस कवर होगी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा संविधान की विकास यात्रा। देखो, इसको अपन पार्टीशन में पढ़ेंगे। एक साथ संविधान की विकास यात्रा एक क्लास में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। छोटा टॉपिक है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। संविधान की विकास यात्रा संविधान सभा तक जाके कंप्लीट होती है, तो इसको अपन पार्टीशन में चेंज करेंगे, उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। आज अपन इसका पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो नॉर्मल है बिल्कुल। उसका नाम है संविधान की विकास यात्रा, इसका पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह रहा है? 31 दिसंबर 1600 को लंदन में 24 सदस्यीय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ये वो तो बता चुका है जो अपने को अब तक पेपर में पूछा जा चुका है। 31 दिसंबर 1600 को लंदन में 24 सदस्यों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। पेपर में क्या पूछता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम सदस्य कितने थे? ईस्ट इंडिया कंपनी किस दिनांक को स्थापित की गई? तो देखिए, ये पूछ क्या रहा है, लेकिन अधिकतर बहुत ही कम ये पूछा गया है कि तरीका क्या था स्थापित करने का, कि तरीका क्या था स्थापित करने का। मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली बात तो वही बात करते हैं जो पता है। 31 दिसंबर 1600 को स्थापना की गई। सर्वप्रथम सदस्य संख्या 24 है। ये जो 24 सदस्य हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो 24 सदस्य हैं इनको कहा जाता है निर्देशक मंडल। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्देशक मंडल। तो बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि इनको निर्देशक मंडल की जगह एक और शब्द यूज किया जाता है, उसका नाम है संचालक मंडल। संचालक मंडल, यहाँ तक भी ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ चीजें उसने क्वेश्चन में दी हैं, कुछ अपन ने निकाली हैं, उससे क्या अपने को फायदा मिला? देखो, फायदा अपने को क्या मिला, जो चीजें दे रखी हैं वो तो उसने खुद ने दे दी, जो अब तक उसने क्वेश्चनों में पूछा है। अपने को तरीका देखना है। 24 सदस्य रखे, अच्छी बात है। उसको निर्देशक मंडल कहा, अच्छी बात है। उसे ही संचालक मंडल कहते हैं। लेकिन इसका तरीका क्या था? कोई भी कानून जब लागू होता है, कोई सी भी कंट्री देख लीजिए आप, ना तो मैं राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहा हूँ, ना मैं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ राजनीतिक व्यवस्था की। कोई भी कंट्री देख लीजिए, जब भी कुछ करती है तो उसका एक तरीका होता है। डायरेक्ट साधारण तरीके से कोई चीज नहीं की जाती। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? चार्टर्ड एक्ट द्वारा। अभी देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है राजलेख द्वारा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है साधारण आदेश द्वारा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ABB। तो पहली बात तो मैं बता दूं आपको, देखो एक सिंपल सी चीज, स्थापना की गई थी चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। लेकिन अपने को यही सब पता होना जरूरी नहीं है। ये पता होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ इसके आगे का भी पता होना चाहिए। चार्टर्ड एक्ट को ही राजलेख कहा जाता है। चार्टर्ड एक्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजलेख कहा जाता है। ये और ये सिमिलर हैं। इसी को ही चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है, इसी को ही राजलेख कहा जाता है। अपने को दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, चार्टर्ड एक्ट भी है और राजलेख भी है, तो ऑप्शन दोनों होंगे। दोनों होंगे तो अपने को ये देखना है कि दोनों कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी ऑप्शन हमें क्या कहता है? A व B दोनों। इसका कहने का मतलब है कि चार्टर्ड एक्ट भी होगा
चार्टर्ड एक्ट भी होगा और राजलेख भी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, सर्वप्रथम निर्देशक मंडल को पूर्वी देशों में कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया? देखो, जो राजलेख जारी किया गया था, राजलेख जारी किया गया था ना, उस राजलेख में इसके वर्ष भी लिखे हुए थे कि कितने वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। देखो, इसमें केवल इंडिया नहीं था, इसमें चीन वगैरह जितने भी पूर्वी देश थे वो सब आएंगे। आपको याद रखना है 15 वर्ष। कितने? 15 वर्ष। 15 वर्ष देख लीजिएगा। फिर मैं दोबारा बोल देता हूँ। सर्वप्रथम निर्देशक मंडल को पूर्वी देशों में कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था? अपन को याद रखना है कितने? 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। ये अधिकार 15 वर्ष तक व्यापार करने का किसने दिया था? ये अधिकार दिया था महारानी एलिजाबेथ द्वारा ये अधिकार प्रदान किया गया था 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का। तो जो अभी मैंने बताया उसके आधार पर अपना आंसर कौन सा होगा? आंसर ए होगा। 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का क्या दिया गया था? अधिकार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा मैंने अपडेट भी किया है। अपडेट क्या किया है वो भी अभी आपको बताया जाएगा। उससे पहले आप क्वेश्चन को देखें। सर्वप्रथम किसने भारत में व्यापार की अनुमति हेतु जहांगीर से असफल मुलाकात की? यह कह रहा है कि व्यापार के लिए मुलाकात तो की, लेकिन वह मुलाकात सफल नहीं हो पाई। देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है? कैप्टन विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? टॉमस रो। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जेम्स प्रथम। पहली बात जो अपन को ध्यान रखनी है, एक सन याद रखनी है 1608। तो आप ये बोलोगे कि सर इसका क्या करना है 1608 का? तो इसका करना कुछ नहीं है, इसका जो भी करना है वो मैं बताता हूँ। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए। कहाँ पर आए? भारत आए। देखो, अभी मैंने ये नहीं बताया कि मुलाकात किसने की, कहाँ की, कहाँ नहीं की। मैंने सीधा बोला 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस कहाँ पे आए? भारत आए। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अभी अपने को देखना है कि क्या करेक्ट होगा, वो अभी निकालेंगे हम इसी लाइन से जो अपन ने लिखा है। देखो, इन्होंने व्यापार करने के लिए अनुमति जरूरी होती है। जिस टाइम 1608 में भारत में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे, उस टाइम कौन सा शासक चल रहा था? मुगल शासन चल रहा था। और मुगल शासन का सम्राट कौन था? जहांगीर। मुगल शासन सम्राट कौन था? जहांगीर। अगर भारत में व्यापार करना होगा तो मुगलों से परमिशन लेनी पड़ेगी, और मुगलों से परमिशन लेने के लिए मुगलों के जो सम्राट है उनसे आपको मुलाकात करनी पड़ेगी और उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किससे मुलाकात की? जहांगीर से मुलाकात की, लेकिन जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। क्या नहीं दी? जहांगीर ने क्या नहीं दी? अनुमति नहीं दी। देखो, हमें इसके रीजन पे नहीं जाना, क्यों नहीं दी, देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, ये डिबेट अपने को नहीं करनी। हमें सीधा देखना है, सीधा याद रखना है। जहांगीर से कैप्टन विलियम हॉकिंस ने मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी। अब देखो, उन्होंने अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं यहीं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, उन्होंने अनुमति नहीं दी,
लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, चलो इसको छोड़ो, आप पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि वो आगे वाले क्वेश्चन में अपन समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम किसने भारत में व्यापार की अनुमति हेतु जहांगीर से असफल मुलाकात की। मैंने अभी भी क्या सीधा सीधा बोर्ड पे क्या लिखा, विलियम हॉकिंस भारत आए, मुलाकात की किससे, जहांगीर से, जहांगीर से मुलाकात की और किसके लिए, अनुमति नहीं मिली, असफल, असफल अनुमति, अनुमति असफल, अनुमति क्या दे दी गई, मतलब उन्होंने व्यापार करने की कोई अनुमति नहीं दी। तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। देखो इसको आपको सीधा याद रखना है। प्रथम व्यापारिक केंद्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो स्थापित किया गया था 1613 में। और 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, प्रथम व्यापारिक केंद्र था। यह प्रथम व्यापारिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित किया गया था सूरत में। कहाँ किया गया था, सूरत में। देखो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर सूरत में ही क्यों, और कहीं भी कर सकते थे, और भी तरीके थे करने के, आप बोल रहे हो सूरत में ही क्यों। देखो मेरी बात सुनना, ये दक्षिणी भाग है, ये तो पता ही लग रहा होगा, दक्षिणी भाग है। देखो नक्शे में थोड़ा काम चला लेना दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा काम मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, समझ जाओगे वैसे तो आप सारे टैलेंटेड हो। ये भारत है, भारत का ये भाग तटीय है, आप सबको पता है, ये भाग तटीय हिस्सा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ज्योग्राफी आप सबने पढ़ी होगी, मेरे से तो अच्छी ही ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने। ये तटीय भाग है, ये तटीय भाग है। अब तटीय भाग है तो ब्रिटिशों की सबसे अच्छी ताकत क्या थी, ब्रिटिशों की सबसे अच्छी ताकत थी इनकी नौसेना। क्या थी दोस्तों, इनकी नौसेना। तो जाहिर सी बात है ये व्यापार करने में अपनी नौसेना का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इन्होंने सर्वप्रथम, ये रहा सूरत, यहाँ पड़ता है सूरत, गुजरात, सूरत। यहाँ क्या आ गया, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। इधर अपन का कलकत्ता, कौन सा कहाँ पड़ता है आप सबको सही तरीके से पता है, ये मछलीपट्टनम, ये आ गया कलकत्ता, और ये अपना आ गया सूरत। सारा हिस्सा तटीय है, क्या है, सारा हिस्सा तटीय है। लेकिन यहाँ आपको एक डेट लिखनी है 1613, यहाँ आपको एक डेट लिखनी है 1617, और यहाँ आपको एक डेट लिखनी है 1700। यहाँ आपको क्या लिखनी है, 1700। ये इनके व्यापारिक केंद्र हैं दोस्तों, जो तीन मैंने अभी अभी आपको बताए, ये इनके व्यापारिक केंद्र हैं। सूरत 1613, मछलीपट्टनम 1617 और कलकत्ता 1700। फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैंने जो अभी अभी जो बनाया है आपके सामने, इसका कहने का क्या मतलब है कि सूरत में सर्वप्रथम क्या किया गया, व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। और जो ये केंद्र था, ये केंद्र कौन सा था दोस्तों, ये था मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। यह मछलीपट्टनम क्या था, इसको थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यह था दक्षिणी भारत का प्रथम, यह कौन सा था, दक्षिण भारत का प्रथम, यह दक्षिणी भारत का कौन सा था, प्रथम केंद्र, प्रथम व्यापारिक केंद्र, दक्षिणी भारत का प्रथम व्यापारिक
केंद्र। अब आपको पूछे कि दक्षिणी भारत का प्रथम व्यापारिक केंद्र, तो मछलीपट्टनम। और आपको पूछे केवल प्रथम व्यापारिक केंद्र, प्रथम व्यापारिक केंद्र, प्रथम व्यापारिक केंद्र पूछे तो सूरत आपको बताना है। ये हिस्सा आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यापारिक केंद्र, तो आप प्रथम व्यापारिक केंद्र क्या बताएंगे, सूरत में बताएंगे। और सूरत में भी कब, 1613 में। देखिए पेन कॉपी लेके बैठिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलूंगा वो आपको राइट करनी है, बाकी इसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, जाहिर सी बात है। अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसको पढ़ें आप एक बार। ये कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब दी गई, थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद इसके आंसर तक अपन पहुंचते हैं। आपको याद रखना है दिसंबर 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो भारत आए। सर टॉमस रो कहाँ आए, भारत आए। कहाँ आ गए, भारत आ गए। अब भारत में शासन किसका है, शासन है भारत में जहांगीर का। देखो दोस्तों, भारत में शासन किसका, जहांगीर का। तो जहांगीर से मुलाकात करनी पड़ेगी। जहांगीर से इन्होंने मुलाकात की 10 जनवरी। जहांगीर से इन्होंने मुलाकात कब की, 10 जनवरी 1616 को इन्होंने जहांगीर से मुलाकात की। कहाँ की, अजमेर में जहांगीर से इन्होंने मुलाकात की। अजमेर में इन्होंने जहांगीर से मुलाकात की। अब मुलाकात कर ली, इसी ही दिन इनको व्यापार की क्या मिल गई, अनुमति। व्यापार की अनुमति मिली। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी जो मैंने लिखा है इसमें पढ़ के बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब दी गई। व्यापार करने की अनुमति दी गई 1616 को, और दिनांक पूछे तो 10 जनवरी 1616। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है 10 जनवरी 1616, ये रहा। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शासनकाल किसका, जहांगीर जी का। इनसे किसने मुलाकात की, टॉमस रो ने इनसे मुलाकात की थी। और व्यापार करने की मुलाकात कब की, 10 जनवरी 1616। देखो दिनांक आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसका कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप दिनांक ना याद रखो। देखो याद तो रखना पड़ेगा आपको दिनांक, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाने हैं, क्वेश्चंस अपन को जो पॉलिटिकल साइंस के आएंगे उनको पूरा करना है, तो अच्छे नंबर लाने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए इतना तो याद करना पड़ेगा। और जो जिस तरीके से मैंने वे ऑफ इसका आंसर बताया है, जिस वे में आंसर मैंने बताया उस वे में याद रखो तो अच्छी बात है। देखो बोर्ड पे जितना कम लिखेंगे उतना ही बेस्ट है। क्यों, क्योंकि कम लिखने का एक होता है, ज़्यादा लिखेंगे तो भी वही बात है, कम लिखेंगे तो भी वही बात है। कम में ही उतना काम हो जाए जितना अपन ज़्यादा लिखें। बाकी आपके पास अभी तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, टाइम का तो कोई इशू ही नहीं होगा कि आपके पास टाइम नहीं होगा। बहुत सारा टाइम है, उसको आप ढंग से काम में लें और इन चीज़ों को बार बार देखें, सही ढंग से कवर होंगी। तो ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। 10 जनवरी को 1616 को अपने क्या करवा दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दिला दी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी अभी ये मैंने बता दिया आपको
अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि दक्षिणी भारत का प्रथम व्यापारिक केंद्र। दो चीज मैंने बताई थी कि तटीय जो इलाके हैं, एक तो उनका कि भारत के जो नीचे वाला तटीय इलाका है, मतलब सीधे से आपको याद रखना है, अगर इजी लैंग्वेज में याद रखना है तो भारत का आपने मैप देखा होगा, उसमें नीचे जो श्रीलंका होता है उसके ऊपर का भाग वी आकार का होता है। वी आकार का होता है, जरूरी नहीं इसके लिए आपको ज्योग्राफी आना जरूरी हो, इतना सा याद रखना है, श्रीलंका के ऊपर वाला हिस्सा वी आकार का होता है, वो वी आकार का पूरा हिस्सा तटीय होता है, बस इतना याद रखो। उस तटीय में मैंने अभी हाल ही में आपको बताया, एक व्यापारिक केंद्र, फिर दूसरा व्यापारिक केंद्र और फिर तीसरा व्यापारिक केंद्र, एक सूरत, एक मछलीपट्टनम, तीसरा कलकत्ता। जो नीचे नीचे से मैंने चालू किया था, ट्रिक आपको देखो थोड़ी बहुत बनानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत याद भी करनी पड़ेगी। एक बार अगर चीज़ याद हो गई, उसके बाद आप जैसे जैसे रिवीजन करेंगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। तो ये क्वेश्चन वैसे मैंने बता दिया, फिर भी मैं एक बार रिवीजन इसका कर देता हूँ। तो देखना, अपने को मछलीपट्टनम ये मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, ये था दक्षिणी भारत का प्रथम, दक्षिण भारत का प्रथम, दक्षिणी भारत का क्या था, प्रथम, दक्षिणी भारत का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। दक्षिणी भारत का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था, मछलीपट्टनम, जो हाल ही में मैंने पूरी डिटेल बता दी, दोनों व्यापारिक केंद्र की मैंने बताई थी, मैंने सूरत की भी आपको बताई, मैंने मछलीपट्टनम की भी आपको बताई और मैंने कलकत्ता की भी बताई। एक यहाँ चीज मैं और बता देता हूँ, इस मछलीपट्टनम की जगह आपको कई बार लिखा हुआ मिलेगा मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जरूरी नहीं लिखा हुआ मिले, एक या दो बार ही मछलीपट्टनम की जगह मछलीपट्टनम लिखा हुआ दिया है उन्होंने, इससे ऑब्जेक्शन भी हुआ था, लेकिन ऑब्जेक्शन का कोई रिजल्ट निकला नहीं बाद में। तो अपने को तैयार रहना है हर कंडीशन के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी वो कह सकता है, और यह दक्षिणी भारत का प्रथम था। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, मद्रास में गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब आप ये बोलोगे आप सीधे ही कैसे ले आए गवर्नर पे, आप मेरी एक बात समझना, अभी मैंने क्या बोला था, आपको सीधा वी बनाना है, ये सीधा वी बनाना है। ज्योग्राफी पढ़ रहे नहीं है, यहाँ ये पूरा कौन सा भाग, तटीय भाग, ठीक है दोस्तों। ये चलो थोड़ा सा वापस देख लेते हैं, अभी जो बताया था वहाँ थोड़ा स्पेस का अपने को प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था वहाँ। यहाँ देख लेते हैं, देखो ये पूरा भारत का कौन सा तटीय भाग, पहला व्यापारिक केंद्र इन्होंने कहाँ स्थापित कर दिया, सूरत, तारीख भी यहीं याद रख लेना 1613। नीचे आ जाओ कोने में, यहाँ पे अपन आ गए, ये कौन सा व्यापारिक केंद्र है, मछलीपट्टनम, दक्षिण का प्रथम, सीधा लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, दक्षिण का प्रथम, दक्षिण का प्रथम। एक व्यापारिक केंद्र ये रहा, तीसरा कलकत्ता, कौन सा, कलकत्ता कब किया गया, 1700। अच्छा, कलकत्ता कहाँ पड़ता है पता ही होगा, इसका मछलीपट्टनम का डेट भी आपको याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1617, बहुत बार पूछा गया है 1617, क्योंकि 1613 में और 1617 में कंफ्यूजन यही होता है कि पहला कौन सा है व्यापारिक केंद्र और दक्षिणी भारत का पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा है। केवल आपको ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र कौन सा है, प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा है, तो सूरत, जो 1613 में स्थापित किया। दक्षिणी भारत लगा दिया, अगर दक्षिणी शब्द को उपयोग कर ले तो फिर आंसर आपका चेंज होगा, वो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम होगा, जो 1617 में स्थापित किया गया था। देखो दोस्तों, ये चीज मैंने बता दी। अब आप ये बोले सर इस क्वेश्चन से इसका क्या रिलेटेड है, आपने तो वही चीज दोबारा बता दी। नहीं, मैंने दोबारा नहीं बताई, मैंने इसको क्यों बताई वो बात सुने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मद्रास में गवर्नर की नियुक्ति की गई। देखो मेरी बात सुनो, ये सूरत है, ये मछलीपट्टनम है, ये कलकत्ता है, तीनों में व्यापार चल रहा है, तीनों में व्यापार तो रनिंग में है ना। अभी व्यापार
को संभालेगा कौन? व्यापार को कोई तो संभालेगा भाई। व्यापार को अगर कोई नहीं संभालेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आला अधिकारी हैं उनको पता कैसे लगेगा कि आखिर में चल क्या रहा है। सरकार जो है, जिस महारानी ने चार्टर्ड एक्ट द्वारा इनको व्यापार करने की अनुमति दी थी, उसको पता कैसे लगेगा कि कंपनी वहां कर क्या रही है? क्योंकि कंपनी अधीन तो महारानी की ही रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कितनी ही परमिशन मिल जाए, लेकिन रहेगी तो महारानी की अधीन ही। पहली बात देखो, एक 1626 में एक चार्टर्ड एक्ट आया। ये कंफ्यूजन होगा आपके यहाँ पे, अधिकतर बुक्स में लिखा हुआ है डायरेक्ट ही 1773-74 से, वो बाद में देखेंगे। इस चार्टर्ड एक्ट का ये छोटा चार्टर्ड एक्ट था, इसलिए इसको वो वरीयता नहीं दी गई जो और चार्टर्ड एक्ट की दी गई है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चालू करते हैं अपन लोग, वो भी एक चार्टर्ड एक्ट की काउंटिंग में ही कर सकते हो आप ये कहोगे कि नहीं सर वहाँ से आप चालू करते हैं, नहीं, अपन यहाँ से चालू करेंगे क्योंकि ये व्यवस्था आपको सीखनी जरूरी है। क्योंकि अभी बताऊंगा विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण की स्थापना। ये नहीं समझ में आई 1726 तो आपको विकेंद्रीकरण भी समझ में नहीं आएगा, ना आपको सूरत का व्यापार समझ में आएगा, ना कलकत्ता समझ में आएगा, और ना मछलीपट्टनम जो मद्रास के पास में पड़ता है। कलकत्ता बंगाल में है ही, आपको पता है, और सूरत गुजरात अपना। अब आगे चलते हैं। मैंने डेट क्या बता दी आपको, 1726 में कौन सा एक्ट? चार्टर्ड एक्ट। इसके तहत क्या किया गया? 3 प्रेसिडेंट से चुनी गई। पहली बंगाल, दूसरी, देखना मैंने जो मैप बना रखा है उससे पूरा का पूरा मैच करेगा अभी, बम्बई। तीसरा बताओ। ठीक है जी, मद्रास। ये रहा मद्रास। 3 क्या? तीनों के नाम याद रख लें, बंगाल, बम्बई और मद्रास। सन कौन सी? 1726। एक्ट कौन सा? चार्टर्ड एक्ट। ये कहलाएगा चार्टर्ड एक्ट 1726। देखो इन तीनों में क्या किया गया? सर्वप्रथम गवर्नर की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? गवर्नर की नियुक्ति की गई। गवर्नर की नियुक्ति की गई। गवर्नर की नियुक्ति अपने लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है इनमें गवर्नर कौन कौन था, क्या था, वो आगे देखेंगे। क्योंकि जब इनको अलग अलग बंगाल को जब सब पे कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा इन पे, तब इनके गवर्नर अपने को याद रखने पड़ेंगे। अपने को बंगाल का भी देखना पड़ेगा, बम्बई का भी देखना पड़ेगा, और मद्रास का भी देखना पड़ेगा उस कंडीशन में। इस कंडीशन, अभी जो कंडीशन है उसमें ये जरूरी नहीं है कि अपन सबके गवर्नर देखें, क्योंकि मैंने केवल बोला है गवर्नर। फिर से सुन लेना, मैंने केवल गवर्नर शब्द का यूज किया है, ना तो मैंने गवर्नर जनरल बोला है, ना मैंने भारत का गवर्नर जनरल बोला है। मैंने अभी अभी क्या बोला है? गवर्नर नियुक्ति की गई है। गवर्नर की नियुक्ति की गई है मतलब तीनों में 3 गवर्नर हो गए, अलग अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब एक चीज बताओ, ये सब किसको देंगे खबर? महारानी को देंगे। आपको सीधा याद रखना है कि भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की स्थापना की। भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की स्थापना की गई। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई या स्थापना की गई। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था ये हो। विकेंद्रीकरण का सीधा याद रखना है दोस्तों, दिल्ली में जो शासन प्रणाली चलती है उसको अगर मैं पूरे देश में फैला दूं, वही विकेंद्रीकरण है। ज्यादा राजनीतिक शब्दावली में नहीं रुकना। ज्यादा राजनीतिक शब्दावली में क्या करना है? नहीं रुकना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मद्रास में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? हाल ही में मैंने बताया कब की गई। ये रहा मद्रास 3 में की गई थी गवर्नर की 1726 में, बंगाल में की गई थी, बम्बई में की गई और मद्रास में की गई। केवल किसकी की गई? गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो 1726 ऑप्शन में अपने पास दे रखा है, कि मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो मछलीपट्टनम, सूरत और कलकत्ता से संबंधित 3-4 क्वेश्चन पहले भी थे, इसका मैंने रिवीजन भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई। हाल ही में मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन पे आपको जिक्र किया है। मैंने क्या बोला? 1726, बंगाल प्लस मद्रास प्लस बम्बई। सही है। इन तीनों में किसकी नियुक्ति की गई? गवर्नर की नियुक्ति। सीधा याद रखना, इसी गवर्नर की नियुक्ति को कहा गया है विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था मैंने सीधे शब्दों में बता दिया है, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड मैंने यूज नहीं किए हैं। विकेंद्रीकरण से आपको मतलब याद रखना है, दिल्ली की जो व्यवस्था है, उस दिल्ली की व्यवस्था को अगर मैं भारत में, पूरे भारत में कर दूं, पूरे राज्यों में कर दूं, मैं गुजरात में भी वही कर दूं, मैं राजस्थान में भी वही कर दूं, मैं यूपी में भी वही कर दूं, उस व्यवस्था को आप कहेंगे विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। पीछे बता चुका हूँ, रिवीजन कर दिया है। भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई। क्या आ गया? 1726। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? 1726। देखो यहाँ एक कंफ्यूजन आपको हर बार करवाएगा, वो आपको वो गवर्नर लिखा हुआ देगा, अच्छी बात है, मैंने यहाँ समझा दिया, लेकिन वो क्वेश्चन क्या भी दे सकता है कि वो ऑप्शन ए दे सकता है गवर्नर, ऑप्शन बी दे सकता है भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी दे सकता है वो बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल पे जाना नहीं है, केवल गवर्नर पूछे कि मद्रास में सर्वप्रथम गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? 1726 में। बंगाल में सर्वप्रथम गवर्नर की नियुक्ति की गई 1726 में। बम्बई में गवर्नर की नियुक्ति सर्वप्रथम की गई 1726 में। और विकेंद्रीकरण की सर्वप्रथम भारत में व्यवस्था की गई तो 1726 में। क्वेश्चन नंबर आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रथम प्रयास किया गया। एक चीज देखना, इस चार्ट को अगर आप ढंग से अपनी कॉपी में राइट भी कर लोगे तो आपका बेनिफिट ही होगा। अभी जो बताया वो बोल रहा हूं दोबारा। 16वीं शताब्दी में क्या है? अंग्रेज व्यापार करने आए। इसके बाद आता है 1757। ये जो सन लिख रहा हूं ये याद रखनी है दोस्तों। 1757 यह हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। आगे है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 16वीं शताब्दी में व्यापार करने आए थे। 1757 में इन्होंने प्लासी का युद्ध किया। 1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध किया। इनके ऊपर लागू हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, जब ये आए थे व्यापार करने, इन्होंने युद्ध क्यों किया? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, लेकिन भारतीय की कुछ कमजोरी देखी इन्होंने। कमजोरी क्या देखी वो सुनना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो क्या क्या तरीका था भारत का, ये मैं एक भारत मानता हूँ, आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। इसके मैं दो भाग करता हूँ, भाग प्रथम और भाग सेकंड। प्रथम भाग को मैं बोलता हूँ देसी भारत, सुनिएगा अभी। और सेकंड भाग को मैं बोलता हूँ अंग्रेज भारत। अंग्रेज भारत। ये देसी भारत। देसी भारत का मतलब है जहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था वो था देसी भारत। जहाँ राजा महाराजा शासन करते थे वो देसी भारत, और जहाँ अंग्रेजों का सीधा शासन था जनता पे वो था अंग्रेज भारत। अब एक चीज बताओ, अंग्रेजों ने छोटे से हिस्सों में व्यापार चालू किया। उन्होंने सूरत से चालू किया, उन्होंने मछलीपट्टनम से चालू किया, उन्होंने कलकत्ता से चालू किया। जैसे उन्होंने, मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ यह रहा बंगाल, कलकत्ता। ये क्या है दोस्तों? ये कलकत्ता। कलकत्ता के इतने हिस्सों पे उन्होंने अधिकार किया। यहाँ कोई छोटी मोटी रियासत थी, इन्होंने इस पे कब्जा किया। फिर यहाँ कोई छोटी मोटी रियासत थी, इन्होंने इस पे किया। फिर इधर थी, इन्होंने इस पे किया, और इन्होंने इस पे किया। ऐसे
अधिकार करते करते अपना पूरा एक साम्राज्य बना लिया और पूरे 50% कह सकते हो आप, समझने के दायरे के आधार पे 50% मान सकते हो कि 50% भाग पे अंग्रेजों का शासन था और 50% भाग पे देशी भारत का शासन था। ये भी आगे पीछे होते रहते थे। अंग्रेजों में सबसे बड़ी कमजोरी थी वह खुद, क्योंकि आपसी मतभेद बहुत था अंग्रेजों में। इसके चलते ही अंग्रेज जो थे भारत में सबसे ज़्यादा विकसित हुए। सबसे ज़्यादा क्या हुए? विकसित हुए। आपसी मतभेद के कारण ही सबसे ज़्यादा विकसित हुए। यही कारण था प्लासी का युद्ध, यही कारण था बक्सर का युद्ध, यही कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेटिंग एक्ट लाना। रेगुलेटिंग एक्ट कोई ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ने नहीं लाए थे, क्योंकि ब्रिटिश संसद भी ईस्ट इंडिया कंपनी से इतने परेशान हो चुके थे कि कंपनी एक ही नहीं थी ब्रिटेन में बहुत सी हजारों की संख्या में कंपनियां थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शिकायतें कर चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने व्यापार की अनुमति दी थी, वो वहाँ प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, वो वहाँ युद्ध कर रहे हैं, अपने सेना वहाँ के राजाओं की जो जमीन है उनको हड़प रहे हैं। अब देखो यहाँ लिख रहा है ब्रिटिश साम्राज्य। क्या लिख रहा है? ब्रिटिश साम्राज्य। मैंने क्या बताया? प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य। ये युद्ध था प्रथम प्रयास था। किसका था प्रथम प्रयास? ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने का। ये याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साम्राज्य का प्रथम प्रयास 1757 का। प्लासी का युद्ध क्या था, कौन था, क्या था, ये अपने मुद्दे की बात ही नहीं है, अपने को सीधा याद रखना। हुआ क्या, कब था? 1757 में। दूसरा युद्ध उन्होंने कब किया? बक्सर का 1764 में। इन दोनों युद्धों से परेशान होकर ब्रिटिश की संसद ने इनके प्रति कौन सा एक्ट लागू किया? रेगुलेटिंग एक्ट, जिन पे नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया गया। अब देखो मैंने क्या बोला? 1757। इनमें कहीं 1757 है क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा स्वीकृत किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया? जो अभी देखो मैंने क्या समझाया, मैंने क्या बोला? प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। दोनों युद्धों की शिकायतें ब्रिटिश संसद के पास पहुंच चुकी थी। मैंने ये भी कहा कि ब्रिटेन में कोई एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी जिसको व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जिनको व्यापार करने की अनुमति मिली थी, किसी को और जगह मिली होगी, किसी को कहाँ मिली होगी, लेकिन उन कंपनियों की ये शिकायत थी कि आपने इनको व्यापार करने की अनुमति दी थी, लेकिन इन्होंने युद्ध करने की क्यों किया? इन्होंने प्लासी की युद्ध क्यों किया? इन्होंने बक्सर का युद्ध क्यों किया? इन सबसे परेशान होके रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया। इस एक्ट का नाम था 1773 का एक्ट। इसी 1773 के एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे नियंत्रण का प्रयास किया गया, या आप सीधा कह सकते हो नियंत्रण स्थापित किया गया। नियंत्रण स्थापित किया गया। कौन सा एक्ट के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो अपना प्रथम एक्ट कौन सा हो गया? रेगुलेटिंग एक्ट। सन मैंने अभी आपको बताई 1773। मेरी एक बात और समझ लेना, प्रथम आपको एक्ट 1726 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं मानना है। उसमें तो केवल तीनों जो प्रेसिडेंसियां थी उनमें केवल किसकी नियुक्ति की गई थी? गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। ये बात आपको अभी और समझा दी जाएगी जब अपन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अध्ययन करेंगे। इस क्वेश्चन को फिर से देख लें। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा स्वीकृत किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया? तो सीधा अपने सामने है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन कल से देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट से अपन चालू करेंगे और देखते हैं कल कितने एक्ट कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।